हाय जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मेरे हाथ में है कॉफ़ी का अपना मज़ेदार गरम सा कप और साथ खड़ी हैं आयशा यूसुफ। और आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान आप तक लेके आ रहे हैं हम न्यूज़ की स्क्रीन पे आज सुबह वाली एपिसोड आपके फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह से आगे की। तो बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड अ बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग टू यू आयशा। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और घर के अंदर मौजूद होंगे, स्पेशली अगर आप रहते हैं इस्लामाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि 9 और 10 अप्रैल को दे दी गई थी सरकारी छुट्टी और उसका रीजन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज द एक्चुअल पीस मेकर। पाकिस्तान की तरफ से की गई कोशिशें और पाकिस्तान की कोशिशें इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अभी तक तो कामयाब होती हुई हमें नजर आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने हार नहीं मानी, आगे भी कामयाब होंगी। हजरत वासिफ अली वासिफ का कॉल जो है ना, उसको हम इग्नोर करते आए हैं, हमने इतना सीरियस नहीं लिया, और वो ये था कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को जवाल नहीं है। और हमने देखा है कि किस तरह से इस नूर ने अपनी रोशनी जो है दुनिया में पहुंचाने का जिम्मा लिया है और उसके ऊपर काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा आयशा, आपने नोटिस किया कि कितना एफर्ट किया जा रहा है कुछ पार्टीज की तरफ से कि पाकिस्तान के एफर्ट्स जो हैं वो फेल हो जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जब इंसान की नीयत साफ होती है, जब दिल साफ होता है और जब काम का रास्ता सीधा होता है, तो उस वक्त अल्लाह खुद मददगार होता है इंसान का। और क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा है सब कुछ अच्छे तरीके से करना और इंसानी दिल, इंसानी जान, इंसानी माल, हर चीज़ जो इस दुनिया पे है विद द वेल बीइंग ऑफ ऑल दोज हू इनहैबिट आवर प्लैनेट, हम चाह रहे हैं कि सब कुछ बच जाए, जंग का ना हो सामना। एनीवे, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अच्छा, अब इनके से रिलेटेड थोड़ी सी खबर ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे रूट्स भी लगेंगे, लेकिन हमारे पास रूट्स लगने से पहले जो मैं आपको न्यूज़ देना चाहता हूँ और आपने अभी तक सुन भी ली होगी, वो ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। अभी अमरीका और इस्लामाबाद के वफूद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी पार्टीज इनके साथ मौजूद होंगी, कौन ये सब बताना है। लेकिन पहले हम सुनेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें क्या बात की गई, स्पेशली सीज फायर के बारे में और मुज़ाकरात के बारे में। वो सुनिए, फिर वापस आते हुए बताएंगे कि कौन कौन आ रहा है पाकिस्तान में। मेरी दावत पर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इस तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। इन मुज़ाकरात को अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से एक मरतबा फिर और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआओं से मुज़ाकरात को कामयाब करके न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में जो जंग के शोले लपेट में ले रहे थे उनको हमेशा के लिए बुझा दे और तरक्की खुशहाली के रास्ते फिर खुल जाएं। इंशाल्लाह 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 हमारी भी यही दुआ है। और पाकिस्तान का नाम जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लिया जा रहा है ना, ये आपको बताएंगे कि डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा भी और कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक का भी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से लोग आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से उनके तर्जुमान क्या कह रहे हैं, ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन आएगा और कौन लीड करेगा अमेरिका की तरफ से स्पेशली इन मुज़ाकरात को। Will the U.S. take part in talks with Iran in Islamabad on Friday? I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. It's a big news. Big news. कैरोलिन लिविट कह रही हैं कि J.D. Vance, कुशनर और ये साथ तीसरा नाम मुझे मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, सॉरी, J.D. Vance, कुशनर और आपके जो बाकी क़यादत यहाँ पे आ रही है। अब ये जो नाम है इनमें से जेरेड कुशनर का जो नाम है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? क्योंकि वो दामाद भी लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने एयर्स और आइज चाहते हैं वहाँ पे तो जारी बात है फैमिली मेंबर कंपनी कर रहा है एक कंपनी डेलीगेशन को कि जो उनके मुल्क को रिप्रेजेंट करी है। अब हम ये भी जानते हैं कि दूसरी साइड से हमारे पास ईरानी वजीर खारजा और स्पीकर जो हैं वो आ भी रहे हैं और ये वफूद जो है वो पहुँचेंगे पाकिस्तान। और दूसरी तरफ जो अमेरिका, यानी कि एक तरह से अगर हम कह दें कि इसराइल की जो पुश साथ है उसके ऐसे ही है। इजराइल की तरफ से कल भी पूरा दिन जो हमने बात की है, आपने टीवीज़ पर भी देखा होगा, हमारे शो में भी देखा होगा, वो ये कि इजराइल स्पॉइलर का काम करता रहा है और अभी भी डर बाकी है कि वो स्पॉइलर का काम करेगा। ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें से एक पॉइंट ये था कि लबनान के ऊपर भी जो है ना जंगबंदी होनी चाहिए, वहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। बट इजराइल ने कहा कि लबनान इसमें शामिल नहीं है। एंड देन अब अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है, अच्छा, इस पे भी कैरोलिन लिविट ने बात की है। एग्जैक्टली, जरा सुन लेते हैं।
Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next. आपने जिस तरह कहा था कल परसों कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की प्रेजेंस की वजह से वो लोग अटैक करेंगे बिकॉज टेक्निकली दे आर अटैकिंग प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, राइट? ऐसे ही है बिल्कुल। और एक तरह से भी कहा जाता है कि ईरान की प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, और लेबनान उनके एक ग्रैंड प्लान के अंदर भी शामिल है, इसलिए भी वो अटैक्स कर रहे हैं वहाँ पर। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना कब्जा जो है बढ़ाते जाएं। बहरहाल जी, लेट्स सी कि ये सारा मामला कहाँ जाता है, क्योंकि अब टॉक्स भी शुरू होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनकी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कल के हम कह सकते हैं कि कैबिनेट के इजलास के अंदर की गई हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी की है, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों जनाब इसहाक डार साहब या बाकी की टीम हो। फील्ड मार्शल के बारे में भी काफ़ी बात की, और ये तारीफ़ें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नहीं की, ये तो हम ट्रंप के मुंह से सुनते ही रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी तरफ हम जाएंगे। और बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करने से पहले। इससे पहले कि मैं पहला सवाल आपके सामने रखूं और आपके थॉट्स जानूं, मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ सुन लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या बात की गई। देन आई विल कम टू यू एंड विल टॉक अबाउट इट। जरा सुनिए जनाब, क्या कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, बड़ी अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई। पूरे 1 महीने से ज्यादा मुहित इस अरसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी इनकी जो फॉरेन ऑफिस की जो इनकी टीम है उनके साथ दिन रात काम करते रहे, अंत तक मेहनत की है इन्होंने। और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो कई रातें जागते रहे। मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप वेल ऑल द क्लैप्स आर वेल डिजर्व्ड, और जो भी बातें की गई हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तमाम लोगों के लिए वेल डिजर्व। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने भी सुना और डेफिनेटली आप भी गहरी नज़र रखे हुए होंगे सारी सिचुएशन के ऊपर। आप खुद भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, अहम जो है ना पोर्टफोलियोज़ आपके पास रहे हैं। कितनी बड़ी कामयाबी इसको हम समझें, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं करूंगी, पाकिस्तान की बात करूंगी। पाकिस्तान की कितनी बड़ी हम कामयाबी समझे कि दो कुव्वतें जो आपस में किसी की सुनने को तैयार नहीं थी, उनको पाकिस्तान एक टेबल पर लेकर आया। इस्लामाबाद उसका मरकज़ बनने जा रहा है आज से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। बात ही पाकिस्तान की करनी है, क्योंकि झंडा पाकिस्तान का ऊंचा हुआ है, किसी जमात का नहीं। यस, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को पजीराई मिली है, अगरचे ये बड़ा गैर मामूली अमल हुआ कि ईरान और अमेरिका दोनों के जो इलामिये थे सीज फायर को अनाउंस करते हुए, उसमें नाम लेकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया गया। तो उन्होंने भी गैर मामूली इस मामले में अपनी मुतारक क्या है उसका सबूत दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कीमती लम्हा है, क्योंकि आज से 1 साल पहले अगर आप याद करें, मार्का हक से पहले, तो पाकिस्तान बहुत हद तक जो है वो अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर भी काफी मुश्किलात का शिकार था। और हमें मुआशी तौर पर इंटरनेशनल इश्यूज थे उसके ऊपर रुकावटें आ रही थी, और अंदरूनी तौर पर भी मुशत को और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें भी एक चैलेंज था। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मार्का हक ने इस काया को पलटा। पहले पाकिस्तान की कौम ने और अफवाज ने अपनी महारत का सबूत देकर अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को शिकस्त दी, और उसके फौरन बाद आई थिंक जो रेलेवेंट है आपके सवाल के लिए, तो इसराइल ने 12 दिन ईरान पर बमबारी की पिछले साल जून में जी। उसके दौरान पाकिस्तान पहली दफा संजीदा तौर पे एक ईरान के साथ गुफ्तगू करने का जरिया बना। उसने फैसिलिटेशन की, और वहां फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप का एक बराह रास्त एतमाद हासिल हुआ। उसके बाद जब मजीद बात आगे बढ़ी, फिर आपने देखा कि इस तरह जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने विजिट किया और एतमाद हुआ। और
मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा कि ईरान की पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे पिछले साल। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे वो जो एक चीज़ कमेंट जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि वेलकम करता हूँ ये सारी अप्रिसिएशन जो मिल रही है इस वक्त पाकिस्तान को, लेकिन हमारा जो एंड गोल है एज पाकिस्तानीज वो अभी तक अचीव होने के रास्ते में है, और हमारा गोल एक टेम्प्रेरी सीज फायर नहीं है, एक परमानेंट एंड टू दिस वॉर है फॉर द ग्रेटर पीस। इस पे आपका क्या कमेंट है? हम इस वक्त किधर खड़े हुए हैं? जी, पाकिस्तान ने ये हदफ इसलिए तय किया है अपने बरादर ममालिक के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान का अपना भी बराह रास्त मफाद है। ये बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। वेरी ट्रू। कि अभी जो सीज फायर हुआ, सिर्फ सीज फायर की कामयाबी नहीं मिली पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी आज तक ये है कि ये जो अमेरिका और इसराइल की जंग थी ईरान पर, वो जंग ईरान अरब जंग में तब्दील नहीं। ये बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट बराह रास्त था इसके अंदर। ईरान हमारा हमसाया है, अरब ममालिक के साथ हमारे बहुत सारे जो हैं ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं। तो इसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करके, और हमें सराहना चाहिए सऊदी अरब के जो इस वक्त फरमा रवा है जो मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने वली अहद ने और जो बादशाह हैं उन्होंने बहुत ही जबत का सबूत दिया है। इसी तरह दूसरे अरब ममालिक ने भी, उन्होंने जो ईरान ने हमले भी किए, अगरचे वो बहुत शदीद नहीं थे, लेकिन उनका हक था जवाब देना, उन्होंने नहीं दिया। और इसके जरिए जो है अब पाकिस्तान खुर्रम साहब, यूएई ने भी जब्त का सबूत दिया जो है, आपको लगता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान? उन्होंने कम दिया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी सबूत दिया कि उन्होंने ऑल आउट अटैक नहीं किया। शायद उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बनी कि जो फोकस रहना चाहिए था उसी पर रहा कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग है और उसी पर एक सीज फायर हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसके लिए बहुत, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में हमारी डिप्लोमेसी में इतना कामयाब इवेंट जो है वो नहीं हुआ। और अब इंशाल्लाह कल से जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो पाकिस्तान का मकसद तो सीज फायर है, और पाकिस्तान का मकसद सिर्फ, फिर कहूँगा, खित्ते का इशू नहीं है। पूरी दुनिया की मईशत जो है वो एक हेजान का शिकार है, क्योंकि ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो कमेंट है उसका एक दूसरा फ्लिप साइड भी आपके कमेंट का है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अमेरिकन साइड से। ईरान ने जब बात कही कि हमारे पास ये नुकात हैं और इनमें से चंद नुकात ऐसे हैं कि जिनका सीज फायर ऐलान होते साथ ही टेम्प्रेरी सीज फायर खिलाफ वर्जी कर दी गई, तो दूसरी तरफ से यह बयान आया अमेरिकी साइड से कि अगर 2-3 नुकात जो हैं उन पे हम नहीं बैठ पा रहे तो अच्छी बात है कि बाकी तमाम नुकात पे हम लोगों का इत्तेफाक है, लेकिन अगर इसके अलावा लिबनान की तरफ जाएंगे और वहाँ सीज़ फायर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लिबनान को सीज़ फायर में, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन शराइत में कुछ शराइत ऐसी हैं कि जो इस सीज़ फायर को तोड़ सकती हैं या जिनकी वजह से ही टूट सकता है सीज़ फायर? जी, इस तमाम अमल के ऊपर एक, मैं ही कह सकता हूँ, काला साया है जिसका नाम इसराइल है। और उसके जो मफादात हैं या उसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो अमेरिका से अब हट चुके हैं, और इसी वजह से ये सीज फायर हुआ है और उसमें ये शामिल नहीं हुआ जो इसराइल को। यही था कि उसका तो मफाद ये था उसकी नज़र में कि ईरान को मलिया मेट ही कर दिया जाए बतौर में, कुछ ना बचे वहाँ। लेकिन अमेरिका का ये मफाद नहीं है। अमेरिका एक नॉट सिर्फ एक सुपर पावर होने के नाते, बल्कि उसके जो एलाइज हैं उनकी भी इकोनॉमीज उसकी कंसिडरेशन है। और इसीलिए जो है वो कोशिश यही की जा रही कि शुरू में ये दो चीजों का आपस में जो है ना, जैसे कहते हैं कि सौदा हुआ, ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ खोलेगा और अमेरिका सीज फायर कर देगा। लेकिन इसको आगे बढ़ने के लिए हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है, और ये बड़े नाजुक और हसास मुज़ाकरात होंगे और इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि जो स्टेटस को एंटे है, यानी इस जंग से पहले की 40 दिन पहले की सूरत हाल, फिर तो अब वापस दुनिया नहीं जा रही, उसमें बहुत अब आगे बढ़ गया मामला। तो गल्फ के ममालिक है उनके लिए भी ईरान ने जो है वो एक गैर मामूली 2 कामयाबियां जो हासिल की, जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक तो उन्होंने फिजिकली
आबनाए हुर्मुज को ब्लॉक किए बगैर उसको ब्लॉक कर दिया, यानी जो बात है। अपने जहाज वहां कोई खड़े नहीं किए, लेकिन उसकी इस तरह की सॉलिड थ्रेट्स थी कि आबनाए हुर्मुज जो है उसमें तजारत बंद हो गई। और दूसरा, उसने ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर हथियार के बगैर ही जो गल्फ स्टेट्स पे जो एक्सपैंड किया वॉर को, जिसके नतीजे में उनकी मईशत भी मुकम्मल तौर पे मफलूज हुई। तो लिहाजा अब दुनिया को ईरान से डील करना है, और पहले से ज्यादा अगरचे ईरान में बहुत तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी वहाँ शहादतें हुई हैं, लेकिन बहरहाल वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। बिल्कुल, ये खुरम साहब उनकी स्ट्रैटेजी, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब रही है। फाइनली दे आर ऑन द टेबल बात करने के लिए। लेकिन फिर हमारा सारा मामला जो है ना वो उस एक पॉइंट के ऊपर आकर रुक जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका के मफादात नहीं है, या जो उनके अपेरेंट मफादात थे वो तो उन्होंने शायद हासिल कर लिए यूरेनियम की अफजूदगी या फिर जो उनकी कैपेबिलिटीज़ थी उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद। अब वो टॉक्स कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिका अभी भी हॉस्टेज है इजराइल के हाथों में? क्योंकि एपैक के थ्रू जितने भी डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, उनकी जितनी भी फंडिंग आ रही होती है वो एपैक के थ्रू आ रही होती है। और स्पेशली अगर हम ट्रम्प की बात करें, वो भी लग ऐसा रहा था कि वो करना नहीं चाहते थे, बट ही हैड टू अटैक ऑन ईरान बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मे बी एप्स्टीन फाइल्स, ये भी हो सकता है। तो अभी आपको लगता है कि ये इजराइल जो है वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा, या फिर अगर ये पीस होता है तो वो मान जाएगा इन सब चीज़ों को, डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं मानेगा, और इसीलिए हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो इसराइल का, जिसे हम कहते हैं स्ट्रैंगल होल्ड है अमेरिकी पॉलिटिक्स पे, वो स्ट्रैंगल होल्ड आहिस्ता नरम होगा और इतना सख्त नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसराइल ने अपनी जो मॉरल क्रेडिबिलिटी थी, और हमने देखा है ये सिर्फ अमेरिका में इतनी ज्यादा जो गाजा के हक में प्रोटेस्ट्स हुए, जिसको फिर हमने रोका भी, यूनिवर्सिटीज में रोका, लेकिन जो नई जनरेशन है अमेरिकन की, वो तो अब उस तरह इसराइल के हक में नहीं है जिस तरह पहले की जनरेशन थी, बहुत सारी वजूहात की बिना पे। लेकिन अब जो है वो इसराइल की मॉरल क्रेडिबिलिटी भी, और इसराइल की जो अब देखिए उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी कमजोर हुई है, कि वो तमाम तर देखिए 40 दिन की पूरी कोशिश के बावजूद ईरान को ज़ेर नहीं कर पाए, तमाम बमबारी के बावजूद ज़ेर नहीं कर पाए। तो लिहाजा इसराइल और अमेरिका की जो एक जॉइंट कोशिश थी इस जंग के जरिए, वो ये कोशिश थी कि जो मशरक़ वस्ता है वो इसराइल का सो कॉल्ड स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए। जिस तरह वो कहते हैं कि ईस्ट एशिया में चाइना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यूरोप में रशिया स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में खुद यूनाइटेड स्टेट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। लेकिन वो कोशिश जो है वो नाकाम हो गई, और इसमें मैं जरूर मेंशन करूंगा कि यहाँ जब उनकी कोशिश नाकाम हुई है तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अहमियत है खत्ते में, मुआशी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी, उसमें बहुत इजाफा होगा आने वाले दिनों। सर, आपने जो भी चीज़ें सम अप की है ना, ये हमारी आवाम के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और आपने अपनी सुबह में से वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया, और आप ये चीज़ें, ये फैक्ट्स लेके आए हमारी स्क्रीन तक। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं किसी और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक द थ्रेट ऑफ लूजिंग इन्फ्लुएंस इन दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज समथिंग दैट पुश्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर दिस अकॉर्ड, जिसमें वो बात करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच खुरम साहब। अच्छा व्यूअर्स, आप अगर इस चीज़ पे गौर करेंगे कि इन्फ्लुएंस ख़त्म होने लगा था, जिस तरह से अभी खुरम दस्तगीर साहब ने बताया है कि बीइंग समबडी हु डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स वाले स्टेट्स हैं वो आपको नहीं हरा सके, राइट? अब इसके अंदर हम क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं? हम पार्ट प्ले कर रहे हैं नेगोशिएटिंग टेबल प्रोवाइड करने का दोनों पार्टीज को। क्यों? कि ताकि ये बड़ी जंग रोकी जा सके, और इस्लामाबाद इस अमन का, इस पीस का सेंटर बना हुआ है, दैट यू शुड टेक प्राइड इन। बट एट द सेम टाइम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि रूट्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम सेंसिटिव एहतमात सारे वो हो रहे हैं, तो इसके अंदर हमें छुट्टियां दे दी गई हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन बाकी चीजें जो बंद हो सकती थी 2 दिन के लिए, उनको और रूट्स लग गए हैं। और इस वक्त क्या सिचुएशन है पूरे कैपिटल
कैपिटल की, ये जान लेते हैं। जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया है हमारे इस शो के अंदर। बताइएगा आज क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं। मैं वैसे बड़ी जल्दी आज ऑफिस पहुंच गई थी, कोई ट्रैफिक मुझे नहीं मिली। कौन कौन से रूट्स बंद किए गए हैं या फिर कौन से रूट्स अहम हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए आज शहरियों को? आयशा, बिल्कुल जैसा कि हम सबको पता है, बल्कि सारी दुनिया को ये पता है कि आज इस्लामाबाद जो है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आलमी सियासत का महवर बना हुआ है। और अब चूँकि ये तौर पर ऐलान हो चुका है, ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने जो कल वफाकी काबीना के इजलास में खिताब किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान और अमरीका के वफूद को पाकिस्तान आने की दावत दी है और वो दावत उन दोनों ममालिक की शख्सियात ने कबूल भी कर ली है। और गुज़िश्ता रोज़ अगर हम देखें तो वाशिंगटन में जो वाइट हाउस की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, इसके अलावा एंड्रयू विटकॉफ और कुशनर के सरबराही में जो 3 रुकनी वफद है और इसके अलावा उनके साथ बाकी डेलीगेशन भी होगा, वो 11 तारीख को पाकिस्तान में होने वाले जो आबना हुर्मज़ और अमरीका ईरान जंग के हवाले से मुज़ाकरात हैं उसमें शिरकत करेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से भी उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास राकची और उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं उनके साथ और भी दीगर जो हैं वफद में शामिल होंगे। वो आज या कल सुबह तक पाकिस्तान जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि जी 11 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर ये बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे। और इसके अलावा जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि इस्लामाबाद के अंदर जो 2 दिन की छुट्टियाँ दी गई हैं वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए दी गई हैं क्योंकि ये एक आला सतही वफूद हैं जिनकी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो रेड जोन की तरफ जाने वाले जितने भी एरिया रास्ते हैं उनके ऊपर नाके लगा दिए गए हैं। इससे पहले ये था कि वहाँ पे तमाम रास्तों को जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं रेड जोन की तरफ जाने वाले उनके ऊपर कंटेनर्स लगा लिए जाएँ। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 10 तारीख जुम्मे के रोज़ एक बहुत बड़े जलसे का पिंडी के अंदर ऐलान किया गया था। तो उस जो है सूरत हाल को सामने रखते हुए इंतज़ामिया ने कंटेनर्स रेड जोन के अंदर पहुंचा ज़रूर दिए थे, लेकिन जब कल PTI ने ये ऐलान वापस कर दिया कि वो जलसा मुलतवी करते हैं तो अब यहाँ पे अब कंटेनर्स वाली जो सूरत हाल है वो नहीं आ रही है। जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज जावेद। तो इस सूरत जी हाँ बिल्कुल, इस सूरत हाल में अगर देखें तो अब यहाँ पे आज चूँकि छुट्टी है तो उस तरह जो रूटीन में हम यहाँ इस्लामाबाद में ट्रैफिक देखते हैं वो बिल्कुल नहीं है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर डाइवर्जन के लिए बताया गया है इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है कि जो हाईवे की तरफ से आने वाले रेड जोन की तरफ रास्ते हैं उनके मुतबादिल लोगों को जो कहा गया है शहरियों को कि वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें और रेड जोन की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उसमें जो 3 से 4 रास्ते हैं उनमें से एक ज़रूर खोला जाएगा, बाकी शायद हो सकता है 10 या 11 तारीख को यानी कल या परसों उनमें से 2 रास्ते बंद कर दिए जाएं। एक जो रास्ता है वो लोगों के लिए जो उनकी जरूरी पॉइंट्स जो हैं इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर इस जावेद उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पर तो कोई रुकावटें आज या कल के लिए 2 दिन के लिए नहीं लगाई गई हैं? जी देखिए रुकावटें ज़ाहिर है लगाई जाएंगी, लेकिन रुकावटें उस सेंस पे जैसे हम इस चीज़ के आदी हैं कि जी कंटेनर लगा दिए जाएंगे, बिल्कुल लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से अभी कंटेनर ज़रूर कल हमने यहाँ देखा रेड जोन के एरिया के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लाए गए थे, लेकिन वो वापस ले जाए गए हैं चूँकि PTI ने पोस्टपोन कर दिया है अपना जलसा। अलबत्ता सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है और रेड जोन और इसके अलावा इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों के लिए भी यही कहा गया है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की से कि वो डाइवर्जन इस्तेमाल करें। मेन जो रास्ते हैं चूंकि ये आला सतही वफूद जो हैं वो पाकिस्तान लैंड करेंगे, उनको लाना फिर उनको ले जाना, उसके लिए ये तमाम रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे। वहाँ आम ट्रैफिक की जो आमदो रफ्त है वो बंद कर दी जाएगी। तो ये इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी भी होता है कि जब इस किस्म की जो है सूरत हाल हो और जब आपके पास आलमी सतह के वफूद आ रहे हों और करंट जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए तो ये सिक्योरिटी की जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पाकिस्तान इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस की जानिब से करना ज़रूरी है। और दुनिया में हर जगह ये होता है और कि अगर कोई मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के रहने वाले जो हैं वो इस चीज़ को समझे अंडरस्टैंड भी करेंगे कि आज के दिन अगर थोड़ा सा देर से ऑफिस पहुंच जाएंगे या देर से घर पहुंच जाएंगे तो इट्स फाइन, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट काम राइट नाउ कर रहा है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद थे। ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हम
बस ये कहना चाहेंगे और हम जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी डेफिनेटली अपने देखने वालों तक पहुंचाते मुझे मजे रहेंगे। की बात लेके कहते हैं जैसे कि हम आदी हो चुके हैं कंटेनर देखने के। दैट्स ट्रू। वैसे हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि हमें आदत हो चुकी थी, बट ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद। All eyes on आपकी Islamabad, आइज भी हम न्यूज़ के इस शो पर होनी चाहिए। हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वॉर की बात तो हो रही है, सीज फायर की बात भी हो रही है। इस वॉर की वजह से जो तकरीबन 6 हफ्तों से ज़्यादा चली है, इसके असरात क्या हुए हैं। स्पेशली अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को फोकस करें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई बढ़ने की एक रीज़न ये थी कि ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब उसके नतीजे में जो मेजर्स लिए गए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके असरात ये हुए कि पाकिस्तान के जो 3 सूबे हैं, अगर हम बात करें सिंध के अलावा बाकी सूबे जो हैं वहाँ पर ये फैसला किया गया कि मार्केट्स जो हैं रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी और चंद एक को एग्जेम्पशंस दी गई, जैसे कि फार्मेसीज हो गई, बेकरीज हो गई, खाने पीने की दुकानें हो गई। एट द सेम टाइम अगर शादी हॉल्स की बात की जाए तो उनको भी तकरीबन 10 बजे तक की मोहलत दी गई। उसके बाद सब कुछ बंद करना है। रीज़न एक है कि हमें एनर्जी क्राइसिस में जाने से बचना है। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से अभी तक फैसला नहीं किया गया है और सिंध हुकूमत ने कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब 35 अरब रुपए के पैकेज का उन्होंने भी ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि क्या कोई और मेजर्स लिए जाएंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर इसी तरह का कोई फैसला हम कराची और बाकी शहरों में भी सिंध के देख सकते हैं। इस पर हमें बात करनी है। एक चीज़ मैं हमारे गेस्ट लेने से पहले आपको बताता चलूँ, 35 to 60% ऑफ आवर इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू IPRI एंड द रिसर्च पेपर्स जो IPRI शाया करता है, उसके मुताबिक 35 से 60% हमारी इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल एस्टिमेट्स पे डिपेंड करती है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी में स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, रात को आपको गलियों में जो बाजार खुले हुए वो नज़र आते हैं, ये रिकॉर्डेड नंबर्स पे नहीं चल रहे होते। तो 8 बजे के बाद, 6 बजे के बाद इन तमाम चीज़ों का क्या इफेक्ट होगा, सिंध गवर्नमेंट किस तरह से पार्टिसिपेट करिए। सादिया जावेद साहिबा, स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट, हमारे साथ मौजूद है। मैम, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया और गुड मॉर्निंग आपको आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान की तरफ से। तो सिंध क्या सोच रहे हैं इस वक्त? Thank you very much, Aisha and Muzammil, and good morning to you also. देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला लिया उसमें यही कहा गया कि 3 सूबों में हमने टाइम मांगा कि हम मशावरत करें। देखिए, एक बात समझनी होगी, पूरा पाकिस्तान का फैसला, पूरे पाकिस्तान एक तरफ और कराची एक तरफ, क्योंकि कराची जो है वो इकोनॉमिकल हब है पाकिस्तान का। कराची में पोर्ट है और पोर्ट ऑपरेशंस मोस्टली रात में होते हैं। सारा हेवी ट्रैफिक रात में चलता है। हमने ये फैसला इसलिए लिया कि देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि हम जो है 8 बजे बाजार बंद कर देंगे, 10 बजे शादी हॉल्स बंद कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हम नहीं चाहते कि किसी भी मामले पर गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई नाचारगी हो। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। उन्होंने एक मीटिंग की है, उनको बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और ये इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं। कल गवर्नर साहब ने भी इस सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुलाकात की है। मुशावरत का अमल जारी है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद कोई इक़दाम उठाना चाहते हैं। सिर्फ ऐलान कर देने से फायदा नहीं है, उस पे इम्प्लीमेंट हो। सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि जो मशावरत से फैसला हो उसको बिल्कुल ठीक है। सादिया, आपने बिल्कुल ठीक बात की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कराची मौशी हब है पाकिस्तान का और इसी वजह से वहाँ पर जो कंजम्पशन है एनर्जी की वो ज़्यादा है। क्या कोई अब ऐसा वर्केबल सोल्यूशन बनने जा रहा है या हम एक्सपेक्ट करें जो सिंध गवर्नमेंट के लिए भी ठीक हो, आवाम के लिए भी ठीक हो, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बिरादरी के लिए भी ठीक हो? क्या ऐसा कोई वर्केबल सोल्यूशन राइट नाउ इन डिस्कशन है? जी, जैसे देखें, कराची के ताजरों की डिमांड है कि सारे बिजनेस को एक उस पे नहीं तय किया जाए कि 8 बजे जैसे
वो ठीक है। मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। एक तजावीज़ ये है कि 9 बजे बाजार बंद, 11 बजे शादी हॉल बंद हो, और क्योंकि कराची में होटलिंग कैफे का जो है वो ज्यादा वो है, रुझान है रात को, तो उनको 12 बजे तक का टाइम दिया जाए। ये तजवीज आई है, इसको हम वर्केबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताजिर बरादरी का, बिजनेस लेकिन कम्युनिटी ये का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसपोर्टर्स का, सर्कमस्टांसेस हैं सादिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसपे हम सबको फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीस मेकर का काम कर रहा है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बचाना भी है, एंड वी नो, हमारी दुआ और उम्मीद ये है कि ये जो लॉकडाउन या 8 बजे तक की पाबंदी लगाई गई है, ये थोड़े वक्त के लिए होगी। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर आएंगी इंशाल्लाह। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर थोड़ा सा ताजरों को भी तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना कुछ वक्त के लिए, आपको नहीं लगता? सादिया, आई थिंक सादिया तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि उनसे रब्ता एक मरतबा फिर से करने की कोशिश करें। अब कल से अब तक हुआ ये है, बल्कि 2 दिन से अब तक ये हुआ है कि 96-97 पर राइट नाउ ब्रेंट क्रूड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो 109 से ऊपर जा चुका था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट ये देखना कि ट्रेंड क्या है। अब वापस नीचे की तरफ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, कीमत आ प्राइम रही है, मिनिस्टर तो साहब इसके ने भी असरात कहा भी था होंगे। कि हमारे पास बहुत जल्दी लोकल पब्लिक तक ये जो कि कीमतों में कट्स हैं ये पहुंचाए जाएंगे रिलीफ करने के लिए। वी डू होप कि ये जो 15 दिन है, इन 15 दिन के अंदर इस तरह के पॉइंट्स पे लाया जाए इन पार्टीज को और सक्सेसफुली इस जंग को रुकवाया जाए, जिसकी वजह से सारा बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली पेरिल में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला किया गया ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस को नीचे लाने का या फिर उनकी कंजम्पशन को कम करने का, और ये फैसला था कि सिंध के अलावा बाकी सूबों के अंदर ये कहा गया है कि जनाब रात 8 बजे मार्केट्स हो जाएंगी बंद। तो कराची की सिचुएशन या सिंध की सिचुएशन तो आपके सामने रखी, बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर क्या सोचा जा रहा है। तो हमने कल जनाब भेजा मुजम्मिल साहब को मार्केट के अंदर, कहा कि जाके जरा देख कर आइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और ताजे बिरादरी क्या सोच रही है। मौसम भी बड़ा अच्छा था तो उन्होंने एंजॉय भी किया, देखिए। इनिशिएटिव है ये। सर 8 बजे नोटिफिकेशन जारी किया दुकानें बंद करने का, कारोबार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कारोबार पे ऑलरेडी इफेक्ट है, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, आपको पता है। तो लेकिन ये जो इक़दाम कर रहे हैं, इसमें ये होगा कि देखिए ऑलरेडी या तो शुरू से रूटीन बनाई जाए, अब एकदम बनाई जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में कारोबार में और फ़र्क पड़ेगा ऐसे, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग हैं वो पहली बात है सोते ही 2 बजे,
तो कहने का मकसद उनको कैसे सुबह फजर के टाइम उठाएंगे और 8 बजे सुलाएंगे। मार्केट में सबसे ज़्यादा रश आप किस टाइम देखते हैं? रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रश हो जाता है। फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं? हाँ, फैमिली वगैरह भी आती है। और वैसे भी जिन्होंने अपना अपना सामान सौदा लेना है वो भी है। और आपके कस्टमर ज़्यादातर कौन है, दुकानदार या कस्टमर? नहीं, हमारा कस्टमर जो है दुकानदार लोग हैं। दुकानदार लोग ज़्यादा हैं जी। और राइट, अभी हम देख रहे हैं मुजम्मिल काफी मिक्स्ड रिएक्शन मुझे नजर आ रहा है, काफी रीजनेबल भी था, एट द सेम टाइम कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो आते ही 2 बजे मार्केट खोलते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो बिजनेस है वो मुतासर हो सकता है। एक ब्रेक की तरफ हम चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। पाकिस्तान का स्टाइल, यहाँ हर टाइल एक कहानी है और हर नक्श एक रिवायत। पहाड़ों की चोटियों पर जहां सूरज की रोशनी में बर्फ चमकती है और वादियों की हवा दिल छू लेती है। पुराने किले हो, सहरा या इमारतें, हर जगह रब ने अपना हुस्न बिखेरा और स्टाइल ने उसे महसूस किया है। फन, सकाफत, रंग, मौसम, पाकिस्तान हर दिल में है, स्टाइल हर रंग में है। तब स्टाइल ने सोचा कि टाइल्स ऐसे बनाए जो इस मिट्टी की मोहब्बत से सजे हो। यही वजह है कि हर स्टाइल टाइल में आपको पाकिस्तान की झलक मिलती है। पहाड़ों का सुकून, दरियाओं की रवानी, सकाफत का रंग और फन की गहराई, यही है द मैजेस्टिक स्टाइल ऑफ पाकिस्तान। यूरोपियन क्वालिटी के मयार पर तस्दीक शुदा पाकिस्तान का वाहिद टाइल ब्रांड। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एंड एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा था अभी जब हम ब्रेक पे गए हुए थे, और वो ये था कि घर कितना इंपॉर्टेंट होता है, या वो जगह कि जहां आप कहते हैं जी आई एम गोइंग बैक टू माई होम, वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ड्रीम्स होते हैं, आपका बचपन गुजरा है, आपके बच्चों का बचपन गुजरेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम सब अपने घरों में खैर खैरियत से रहें, और जिनका नहीं अल्लाह पाक उन्हें अता भी करे। बट क्या घर सिर्फ रहने की जगह है? क्या घर एक ऐसी जगह है कि जिसको आप ईंटों से बना देते हैं और उसके बाद यू जस्ट मूव इनटू इट, या वो आपके ड्रीम्स की एक रियलिटी होती है, वो आपके माइंड का एक टेंजिबल वर्जन होता है जिससे आप अपने आप को सराउंड करते हैं? अगर हम इन लाइंस में सोचे तो घर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन के आता है हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो जवाब है जो हम देंगे, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, एक जवाब वो है जो एक माहिर की तरफ से, एक एक्सपर्ट की तरफ से आएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक्सपर्ट से बात करें, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ आर्किटेक्ट हैं अली नकवी साहब। उनके बारे में इससे पहले कि हम उनसे बात करें, थोड़ा सा बताना मैं ज़रूरी समझूंगी कि अली नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के निहायत मारूफ आर्किटेक्ट हैं, जो 30 साल से ज़ायद अरसे का वसी तजुर्बा रखते हैं। 500 से ज़ायद रिहायशी मंसूबे जो हैं ना उन पर काम कर चुके हैं, विलास पर काम कर चुके हैं, जबकि आलमी मयार के मुतादिद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं मुजम्मिल वो भी वो बना चुके हैं। आप सब जानते हैं लाहौर में यूनिवर्सिटी है लम्स, और इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का मेन एकेडमिक ब्लॉक जो है लम्स का, वो इनके अंडर द बेल्ट आता है। उसके बाद नास्टैब कराची, एम्पोरियम मॉल, निशात होटल, पैकेजेस मॉल, आपके यू नेम इट, ही इज बीन इन्वॉल्व्ड इन दोज प्रोजेक्ट्स। और ये इंटरनेशनल जो कि है ना इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े ही कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ वो मौजूद है अली नकवी साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा बात कहें। और एक बहुत ही मारूफ विला है ढाका बांग्लादेश के अंदर, उसको भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। अली साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू, और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए हमारे इस शो के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप का इतने 3 दिहाइयाँ ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स जो हैं वो हो चुके हैं, वो कौन से अवामिल थे जो अभी तक आपको चला रहे हैं, अभी तक आपको मोटिवेटेड रखे हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके जज्बे को कम नहीं होने देते कि आपका आर्किटेक्चर जो है या आपका जो विजन है वो कहीं से कम नहीं होने देते? मैं चाहूँगी कि वो थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। व्हाट मोटिवेट्स यू? Assalamualaikum. First of all, thank you to both of you for giving such a lovely introduction. I'm not sure if I deserve all the praises that you had mentioned, but Alhamdulillah, God has been kind. Yes, I have been working from 1985. I had graduated from University of Texas, Austin, and then for whatever reasons I had to move back to Pakistan. So 85 onwards I have been working in Pakistan, primarily from Karachi, and with a very big name of Pakistan, Mr. Habib Fadali. And under his able guidance and all, I started my career
in Pakistan. That's where I got the opportunity to work on the LUMS project. अभी सर ने आपने एक सवाल पूछा था कि जी वो कौन सी ऐसी थ्राइविंग फोर्स है वो अल्लाह की ज़ात है आई सपोज, माँ बाप की दुआएं और इंसान का अपना खुलूस वो है. So that is probably the main driving force which gets you where you want to go. Consistency, I think. अपने काम के साथ honesty, अपने काम के साथ एक किस्म का passion और love, believe in what you do and try to do the best. And then your behavior with other people, that not only who are employees of yours but also your clients, most important people. So you need to understand what the clients are. So we went through some psychology classes also, which were very helpful because you need to understand where your client is coming from, what his needs are, and how he would actually like to use the facility, whatever, if it's a mall, if it's an office building, or if it's an office environment, or, as you mentioned earlier, if it's in private residence. Now, everybody doesn't come in with the same, requirement or appetite. Because somebody might have a low budget, somebody might have a huge property, and somebody might have a very small family or a very big family. Acha, sir, I would like to ask you a question at this point where you're mentioning price ranges and people and their budgets and the constraints. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. कराची जो कि है वो बड़ा कुछ एरियाज ठीक है, they're well planned, but most of the Karachi expanded before it could be planned. तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो प्रैक्टिसेस वहाँ पे प्रैक्टिस की गई, काफ़ी अजीब से प्रैक्टिसेस हैं. आप गवर्नमेंट को क्या सॉल्यूशंस देना चाहेंगे अगर ये हम कराची के आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखें? इट्स डेवास्टेटिंग इफ वी से कि कोई वर्ड अगर हम यूज़ करें उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो. It's a very sensitive topic you're starting with me, and I can talk in hours on it. But Karachi has been suffering. I think the Karachi has been like a mother to the whole country. बिल्कुल. आपको पठान को accommodate करना है, कराची ने किया, पंजाबी को करना है किया, महाजिर को करना है किया, सिंधी को करना है, बलोची को करना है. So this city has accommodated everybody, and it has provided for the whole country. May it be the port or may it be. एंड ऐसा नहीं है कि कराची को गवर्नमेंट लेवल पे नेगलेक्ट किया गया था. कराची में बहुत अच्छी नॉर्थ नाज़िराबाद की प्लानिंग हुई हुई है, बहुत अच्छी प्लानिंग हुई हुई है बाहर के फॉरेन आर्किटेक्ट्स की है. वाइड रोड्स, वाइड एरियाज एंड एवरीथिंग. बट planning is one thing, future planning is another thing, providing infrastructure and keeping up with the pace of the population is another thing. So we don't want to get into the politics of what happened, but yes, it was subjected to a very big mafia and politics, which we all are aware whether which political party had what interest. And slowly and gradually Karachi was crippled and it's been brought down to its knees. We do not have roads, forget about sewage lines. One small rain, the whole city is drowned. And the entire Pakistan is thriving on the Karachi tax money. And nobody wants to visit. None of the high-ups wants to visit Karachi. Nobody wants to look at the city. That's sad. That's very sad. And we as a nation, and I would really like to use your channel to highlight this, that Karachi can bring a lot of economy generation. All your industries used to be there. सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ होते थे. यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जॉर्डन से, सऊदी से, यूएई से लोग पढ़ने आया करते थे. बिल्कुल मलेशिया से. It's all faded. It's all faded, gone. यहाँ के अपने बच्चे अब नहीं जाते पढ़ने. ऐसे ही है वो कंपैरिजन जब देख रहे होगे बहुत बड़ा एक चल रहा था कि हुरमुस पहले खुलेगी, कराची यूनिवर्सिटी के रोड पहले खुलेगी और उसमें हुरमुस पहले खुलेगी. एंड जो कराची के रहने वाले वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं इस सारी जो तकलीफ से गुजर रहे होते हैं. एंड आई हैव लिव्ड इन कराची, तो आई नो वहाँ पर क्या सिचुएशन है. अच्छा, हम क्योंकि कराची की तरफ चले गए, आई एम ग्लैड कि हमने इस टॉपिक को छेड़ लिया. मैं आऊँगी थोड़ा सा ज़रा माइक्रो लेवल के ऊपर और आपके तजुर्बे का फ़ायदा जो है ना हमारे नाजरीन तक पहुँचे. घर जो है वो हम कह सकते हैं कि शख्सियत का आकाश भी होता है. आप उधर थीम्स क्या होंगी जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं अपना घर बनाने की. लाइक मैं अगर अपनी बात करूं
कल को मुझे अगर अपना घर बनाना है तो मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर सर्टन टाइप की ना थीम होनी चाहिए, अंदर फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा स्पेशियस लगना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो मनी है वो एक बहुत बड़ी रुकावट भी हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जितने भी हमें देखने वाले हैं राइट नाउ, कम बजट में रहते हुए किस तरह से हम अपने घर को स्पेशियस भी बना सकते हैं, उसकी कलर थीम्स अपने मुताबिक कर सकते हैं, या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए डूएबल हो? देखिए, मेकिंग अ हाउस, बहुत सारे आपने एक साथ सवाल कर दिए, तो आई ट्राई टू एड्रेस वन बाय वन। जहाँ तक आर्किटेक्ट एज अ प्रोफेशन है, तो ही इज़ टेक्निकली नॉट सपोज टू, he's taught these languages, okay? The architects are taught various styles and orders of architecture, and then depending on what my client's aspirations are, I'm supposed to give him that kind of a solution. So it is not branded that you have to have a modern house, or Ali Naqvi only does modern houses, or they only do classical houses. We listen to what you want, we listen to your aspirations and what your dream house should have been like, and we try to custom make it. It's a house which is being designed for you, so we like to work with your requirements, with your likes and dislikes, and move on from there. And then the second question is that what can we do with respect to the budget? I think this is becoming very sensitive topic, and because steel is now just going off the roof, cement again, finishing products again, plus exposure social media से आपका इतना बढ़ी है कि desires इतनी होगी कि आपका दिल चाहता है जी मैं 5 करोड़ रुपए का शैंडलियर लगा लूँगा। So one doesn't have to work on a rat race. I think you have to see your own lifestyle, your own pocket and your budget, and things can still be done. Like, for instance, work with the local materials. Try to have reasonable level of spans. आप 50 फुट का स्पैन कर दोगे, आपके घर की स्टील बढ़ जाएगी। आप कमरों के साइजेस रीजनेबल रखें, आपकी स्टील हो जाएगी। लाहौर में दे स्टिल डू लोड बेयरिंग वॉल्स। कराची में हमारे पास क्योंकि थोड़ी सी सैंड इस तरह की है, तो वी हैव टू गो फॉर RCC फ्रेम्स, बट टेक्नोलॉजीज आर इम्प्रूविंग। एंड सबसे अच्छी बात अब के दौर में आ गई है कंपेयर टू व्हेन आई स्टार्टेड, साउंडिंग लाइक एन ओल्ड मैन, बट व्हिच आई एम, बट there we did not have the tools to show you before building your house how your house would look like. Today we can actually make you walk through your house through animations. Yeah, 3D renders and when we look at you, we look at the experience. हमें एक्सपीरियंस नजर आ रहा होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर बजट जो है उसकी अगर बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हाउस जो है वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने से इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें ना इसको जी बिल्कुल। आई थिंक वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच वी मस्ट कंसिडर, इस तरह से स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती बातें कि जी आप उसको हवा और सूरज के रोशनी किस तरफ से आती है, हवा किस तरफ से चलती है, हीट कहाँ से ज़्यादा आती है, हीट कहाँ सबसे कम होती है। नॉर्थ साइड इज़ योर बेस्ट साइड, you get a lot of light but you don't get a lot of heat, so you can have your windows oriented to the north. That's the side which artists use to make paintings, so that is your most even light. So if you want to have big openings, take them there. Try to have a lot of lights in the house, try to have it well ventilated, don't have it like a stuffy dark house. And small can also be very nice. My first project actually was a 120 square yard house. ये उन वक्तों की बात है जब हम लोगों से दरख्वास्त करते थे प्लीज़ हमसे घर बनवा लो, you know, and then somebody favored me कि अच्छा यार तुम मेरा घर बना दो, you know. So everybody starts some way, and there was a friend of mine, he trusted me and we started, and it turned out to be 120 square yard house which I can, trust me, it had ceiling heights which are 30 feet high. Wow.
So it was a very interesting house because we went 10 feet down in the basement. We didn't make anything on the ground. We didn't make anything on the first level, or the first level looked down. So the volume of the basement, which was his main entertainment area, was very high. So you can make a lot of interesting things. It is not the size. Right. You have to have good quality light. You have to have good quality air. And you must work with your environment, with whatever it is, wherever it is, and obviously you have to comply with the city bylaws. अली साहब, लाइट, एयर एंड विजडम, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें जो कि है एक अच्छा घर प्लान करना चाहिए, लेकिन हमें जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. All right, thank you for joining us. There is a little bit of element of budget coming in there also. बजट का एलिमेंट तो कवर हो जाता है सर, लेकिन ख्वाहिशात अगर हम बढ़ाते चले जाएं, जिस तरह आपने कहा कि 5 करोड़ का शैंडलियर नहीं लगा लेना घर में अपने बजट से बाहर निकल के. बिल्कुल. I would just like to add, I don't know how much time we have, but we do have a lot of Pakistani products which are, believe me, they are as good as any international product. Like, for instance, we could talk about so many things which we should start looking at investing into them. And at least, for instance, Shabir Tiles, let's say if we are sitting here with that connection as well. So that would be one of the products, or there are so many Envicrete pavers हैं, Shabir Tiles हैं, हमारी local windows बन रही हैं, हमारे local glass आ गया है, हमारे local नलके बन रहे हैं, हमारे local pots बन रहे हैं, हमारे local बहुत अच्छे बन रहे हैं. यकीन करें, ये एस अब्दुल्ला वगैरह ने एक नई रेंज शुरू की. Beautiful, you know. So we do need to, not everything which is glittering is gold is not necessary ना. हम अपने वहाँ भी तो देखें, इतनी अच्छी जब हमारी products आ गई हैं. अभी we are doing a house where we are just doing a plain cemented floor and it's turned out beautiful. पहले हम ये मोज़ेक की टाइल्स लगाते थे which were just beautiful. खाड़ी की जो showrooms वगैरह हैं वो उसमें अगर आप देखें they are plain cemented floors. Yes. So you are saving a lot of money, time and everything. Then there is a lot of wastage we make. इतना अंबार निकलते हैं कचरों के हर घरों से. That's really not the way to construct. So बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. China has a lot to teach. We have a lot to learn. We are out of time, but आपने मुख्तसर वक्त के अंदर काफ़ी कुछ हमने कोशिश की कि हम कवर कर लें. हम आपको इंटरप्ट भी करते रहे इसी वजह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात को हम कवर कर सकें. थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, और ये भी बनने के लिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी बनाई जा रही हैं. हमें हर चीज़ के लिए ना एक अच्छी क्वालिटी के लिए बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान या पाकिस्तान मेड जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, और वो हमारी जो एक सोल है ना कल्चर की, को भी समेटे हुए रहता है, उसको छोड़ता नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनाब, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है. ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे. स्टे विद अस. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और आगे बढ़ते हुए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मामला है जिस के बारे में हमें बात करनी है, और ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन भी उसके लिए किया है. दैट इज़ अबाउट न्यू बॉर्न बेबीज़. और पाकिस्तान में क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर अंधेपन की शरह आलमी औसत से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि इंतहाई ख़तरे और तशवीश का बाइस बन चुकी है. रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी या फिर ROP नामी ये जो बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसकी बर वक्त तशख़ीस जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाएगी, बर वक्त स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो इस तरह के केसेस जो है ना उनको नहीं रोका जा सकेगा. तो इसलिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई स्क्रीनिंग बर वक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, स्क्रीनिंग आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है. आप लोग अपने इलाकों में जाया करें ऐसे लोगों के पास के जो आपको एजुकेट करते हैं और इस तरफ पुश करते हैं. आज इस बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेज़ा मकबूल मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है BBS FCPS ऑफ्थेमोलॉजी, FCPS पीडियाट्रिक ऑफ्थेमोलॉजी और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में होते हैं. मैम और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको. गुड मॉर्निंग एंड अ बिग ओल्ड वेलकम टू आवर शो. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कितना बड़ा इशू है ये हमारे पास कि जो स्क्रीनिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वक्त पे तशखीस नहीं हो पाती. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये चाहती हूँ कि हम आज
ये जो भी बात करें इससे इतनी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो कि हर इंसान, हर बंदा जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है वो जान जाए कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी आखिर क्या चीज़ है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है बच्चों की विजन को बचाने में। बेसिकली रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक ऐसी बीमारी है जो उन बच्चों को होती है जो अपने प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, यानी कि जिनकी हमल की मुद्दत जो है वो कंप्लीट नहीं होती और वो उससे पहले पैदा हो जाते हैं। इंटरनेशनली जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि 32 वीक्स से अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है या उसका बर्थ वेट जो है वो 2 kg से कम है तो उसको स्क्रीनिंग की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान में हमने इस क्राइटेरिया को मजीद लीनियंट रखा हुआ है और जो भी बच्चे 2 kg वेट के साथ पैदा होते हैं और जिनका भी गेस्टेशनल एज यानी हमल की मुद्दत जिनकी 35 वीक्स पे हो जाती है उनको हमें आरओपी स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है उन बच्चों के अंदर। अब आरओपी स्क्रीनिंग का क्या तरीका कार है वो बताना इसमें बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हर बच्चा जो भी प्रीमेच्योर पैदा होगा उसको पैदाइश के 4 हफ्ते के बाद आरओपी स्क्रीनिंग सेंटर में भेजा जाए, लाया जाए और वहाँ पर उसका मुआयना किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने भी सेटअप्स हैं, जितने भी जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पर ये अवेयरनेस नहीं होती कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है वक्त से पहले तो उसका सिर्फ जी सांस बहाल करने की तरफ डॉक्टर्स का ध्यान होता है या बच्चे की जान बच जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई बज़ाहिर अलामत आंख में शो नहीं हो रही होती। इवन जो पीडियाट्रिशियन या जो भी बच्चों का डॉक्टर उन बच्चों को चेक कर रहा होता है वो भी ये नहीं देख पाता कि इस बच्चे की नजर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको स्क्रीन आउट होने की जरूरत है। बट इस अवेयरनेस को देने का मकसद यही है कि हर बच्चा जो प्रीमेच्योर पैदा होगा वो एक स्पेशल पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कम से कम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास उस बच्चे को लेकर जाया जाए। हमारे पास एक स्पेशल इक्विपमेंट होती है, 20 डायोप्टर्स का लेंस हमें चाहिए होता है जिससे हम उस बच्चे को प्रॉपर चेकअप उसका करते हैं। अच्छा डॉक्टर में हमारे पास आरओपी मैं आ जाती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एंड देन उसके हम एक्सपेंसेस पे भी बात करेंगे। पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि एक प्री मेच्योर बर्थ जिस बच्चे की होती है उसके अंदर कितने % चांसेस होते हैं कि उसको ये बीमारी हो सकती है, और ओवर द इयर्स डेटा जो है ना वो इस सिलसिले में क्या कह रहा है, क्या ये तादाद बढ़ी है या फिर स्टेबल एक ही जगह पे रुकी हुई है? देखिए हमारे कंट्री में तो क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से ये तादाद बाकी दुनिया के जो भी आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट जा रही है। पाकिस्तान में तो जो इसकी प्रेवलेंस है वो तकरीबन 32 से 35% बच्चों में ये बीमारी पाई गई है और अगर इसका बर वक्त इलाज और स्क्रीनिंग ना की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसकी आखिरी स्टेज पे लैंड कर जाते हैं जो कि बेनाई जिसमें अंधापन आता है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली इसको स्क्रीन आउट ऑन द टाइम कर सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों को हम बचा सकते हैं टाइमली इंटरवेंशन से, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बर वक्त ट्रीट करें। और हमारे पास अल-शिफा में ये सारी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं, कोई एक्सपेंस नहीं है इसके ऊपर, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन पर जाकर डॉक्टर नेज़ा बच्चे जो है ना उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहता। आप कह रही हैं कि एक प्री मेच्योर बच्चा उसके 4 वीक्स के अंदर अंदर उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो टेस्ट आप बता रही हैं वो होना ज़रूरी है। किस स्टेज के बाद ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि अगर उस बच्चे को बीमारी हो गई है तो उसके बाद उसका इलाज नहीं हो सकता? देखिए वो तो डिपेंड करता है। अगर 4 वीक्स के बाद अगर बहुत लेट कर दिया गया है बच्चे को, ठीक है, उसको कभी किसी को कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, किसी ने उसको ये बताया ही नहीं कि उसकी आंखों का चेकअप होना ज़रूरी है और वो हमारे पास लेटर स्टेजेस में प्रेजेंट करेगा तो उसमें फिर ऐसी बच्चों की आंखों का पर्दा बनता ही नहीं है और वो डिटैचमेंट उसको हम कहते हैं कि वो पर्दा उखड़ जाता है। बट स्टिल हमारे पास यहाँ पर रेटिना की फैसिलिटीज़, रेटिना का अलग से क्लिनिक है, हम ऐसे बच्चों को स्टिल भी वेरी होपफुल, हम वहाँ पर भी उन बच्चों को रेफर करते हैं, उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हमारे पास हो। हम विजन को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, स्क्रीनिंग कहाँ पे हो सकती है और स्क्रीनिंग कितने में होती है, कॉस्ट क्या है, किस तरह से जो गरीब खानदान हैं कि जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो नहीं स्पेंड कर सकते वो किस तरह से स्क्रीनिंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं? देखिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें बिल्कुल कोई प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज वाली तो कोई बात है ही नहीं। वी एज डॉक्टर्स हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अल-शिफा में, हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। हर चीज़ आप हमारे पास लाएं। पिछले काफ़ी अरसे में हमारे पास हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि बिल्कुल अंडर प्रिविलेज थे और उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, उनसे हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया है।
स्क्रीनिंग की गई है। अगर स्क्रीनिंग पे उनको ऐसी बीमारी निकली है जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसमें लेज़र ट्रीटमेंट और इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को मतलब समझाने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपका बच्चा अंधा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे पास आए, हमारे पास प्रॉपर प्रोटोकॉल है और हम प्रॉपर स्क्रीनिंग के तहत आपके बच्चे की नज़र बचाने में थैंक यू मैम, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बताया कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसको अवॉइड किया जा सकता है। स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री है और आप लोग वहाँ पे मुफ्त इलाज करके दे रहे हैं लोगों को, स्क्रीनिंग मुफ्त करके दे रहे हैं लोगों को, और ऐसा प्रॉब्लम कि जहाँ से रिटर्न नहीं हो पाते उस पर भी आप कोशिश करते हैं। अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता या आपके इर्द गिर्द जाने वाले जो है उनके अंदर कोई बच्चा ऐसा है जो प्री मेच्योर जिसकी पैदाइश हुई है, तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लेकर जाइए अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी और वहाँ पर मुफ्त में ये स्क्रीनिंग हो जाएगी और आप किसी की ज़िंदगी जो है ना, किसी का फ्यूचर उसको बचा सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी टॉपिक्स हमारे पास, साथ रहिएगा। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. Alright जी, वेलकम बैक एंड वी वेलकम यू टू द सेगमेंट के जहाँ पे हम आपको न्यूज़ वो वाली लेके आते हैं कि जो न्यूज़ आपके पैसे और कारोबार से रिलेटेड है। यानी कि मैं करता हूँ वेलकम आयशा यूसुफ के साथ मिलकर आपको मनी मैटर्स के अंदर। मनी मैटर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर से बैठ के जो चीज़ चलाई गई दुनिया की एक जंग रोकने के लिए, वो कामयाब हो गई। 2 हफ्ते का आ गया पॉज और इसके दरमियान अमरीका और ईरान की जंग बंदी के मुस्बत जो माशी असरात हैं वो फौरी तौर पर आलमी सतह पर और आलमी मंडियों के अंदर नजर आना शुरू हो गए। मार्केट्स में 2 हफ्तों की ये जंग बंदी जो किया, ये एक बहुत ज़बरदस्त ऐलान था जिसने तमाम मार्केट्स के अंदर ट्रेंड्स को चेंज किया। और आपको क्या लगता है आयशा कि हम लोगों को ये चीज़ देखने में कितना टाइम लगेगा? हमें देखने में कितना टाइम लगेगा? हम अभी देख रहे हैं, अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें, वहाँ पर हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, उनको देख रही थी, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है जब से इस सीज़ फायर का ऐलान किया गया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हों या फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हों, उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मेमन साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज़ एंड बिजनेस डेवलपमेंट है AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, लॉन्ग टाइम, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जंग के दौरान तो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं हो पाई, रमज़ान में बात नहीं हो पाई, तो किस वक्त कहाँ पर नज़र आ रही है आपको राइट नाउ टुडे मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट? जी वालेकुम अस्सलाम। जब ये इवेंट हुआ तो आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी, और ऑयल प्राइस सिर्फ ऑयल प्राइस की बात नहीं थी, बहुत सारे ऐसा रॉ मटेरियल जो गल्फ कंट्रीज से जाता था, फर्टिलाइज़र, हीलियम, जो हीलियम चिप मेकिंग में इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैन्युफैक्चरर्स को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो एक्सपेक्टेड था। और जिसकी वजह से हमें लगता था कि अल्टीमेटली दिस वॉर शुड स्टॉप, दिस शुड पुट प्रेशर ऑन द बिग पावर्स कि जी आप, और दुनिया में और बहुत सारे कंट्रीज अफेक्ट हो रहे थे, तो अल्टीमेटली ये प्रेशर था कि इस वॉर को देयर शुड बी अ सीज फायर और उसमें ये टॉक्स किए जाएं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो हैज़ प्लेड अ रोल, और उसके अंदर जो है पाकिस्तान में अब जो डेलीगेशंस आज और कल आ रहे हैं तो वो टॉक्स होंगी, और टॉक्स में उम्मीद ये है कि जंग बंदी की टर्म्स जो है वो डिसाइड होंगी, और आगे भी इंशाल्लाह जो है मुकम्मल जंग बंदी हो जाएगी। डेफिनेटली उसके अंदर जो इजराइल का रोल है वो हमेशा से यही रहा है कि वो जंग बंदी को ब्रेक करते हैं, तो उन्होंने किया है और उसकी वजह से कंसर्न्स हैं। इसी वजह से आप देखें कि हमारे यहाँ मार्केट जो है सुबह नेगेटिव ओपन हुई थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स का ख्याल यही है कि ऑफ कोर्स कंसर्न्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं अभी भी, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जंग बंदी हो जानी चाहिए मुकम्मल। कौन से सेक्टर्स जंग बंदी से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे और कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स होंगी इस शॉर्ट टर्म में? देखें, जो सेफ इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास जो है बैंक्स बहुत अच्छे हैं,
जो कि इन एनी केस दे कंटिन्यू टू बेनिफिट। फर्टिलाइजर सेक्टर है वो भी बेनिफिट करेगा। सारा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे यहाँ डीजल प्राइसेस जो है, क्योंकि हमें जो डीजल मिल रहा है जो कि पेट्रोल की प्राइस से $5-6 ऊपर मिलता था, अब वो कोई $100 ऊपर मिल रहा था पिछले हफ्ते तक। अब क्योंकि जंगबंदी की बात शुरू हुई है तो डीजल प्राइस भी कम हुई है। अगर तो डीजल प्राइस नीचे आ जाती है, ये जो प्रीमियम चल रहा है पेट्रोल टू डीजल, ये प्रीमियम अगर कम हो जाता है काफी, तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और उस सूरत में फिर ये जो प्रेशर आप देखें कि जो फिक्स्ड इनकम ट्रेजरी बिल यील्ड्स हैं वो भी सेकेंडरी मार्केट में नीचे आ गई थी कल। तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि अगर जंगबंदी हो जाती है, आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, और अल्टीमेटली जो कंसर्न्स थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। तो फिर एक मार्केट जो है दोबारा से अपने रैली मोड में आएगी। जाहिर है इतनी बड़ी जंग थी तो उसका इफेक्ट खत्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि आपको इन्वेस्टर्स को स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट मींस स्टेजेस में, जो कि हम पहले भी कहते रहे हैं, और मेरी सजेशन है इन्वेस्टर्स को, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को, कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, लेकिन उस जितने अगर पैसे हैं, फर्स्ट करें कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप 100 रुपए में से डिसाइड करते हैं कि आप 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो करें, और अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में करें। 10 से 50% आप अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, राइट, सब्जेक्ट टू नंबर 1 कि आप जो है कोई उधार का काम नहीं करेंगे, जितने पैसे हैं उसके शेयर्स उठाएंगे। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात शुएब साहब से बात करने की ओवरनाइट रिच होने को छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, और ये हम जब भी डिस्कशन होती है आप हमेशा ये मशवरा देते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब कुछ एक तरफ आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आज भी आपका यही मशवरा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहिए, और वो उनके मुताबिक ही द एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शुएब मेमन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और आज के दिन के हिसाब से हमें और हमारे इन्वेस्टर्स को मशवरा देने के लिए भी। भाई बैंक के अंदर आप कर सकते हैं, बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कल तक तो ऑयल एंड गैस के अंदर भी काफ़ी सेफ था, लेकिन ब्लू चिप जितनी भी कंपनीज हैं जो कि 50 के करीब बनती हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, उसकी मेहनतों की वजह से, काविशों की वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम मुझे खुशी इस बात की है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं जिनकी तरफ से ऐलानात किए गए थे कि वो एहतजाज करेंगे, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट इस तरह से किया जाएगा कि एक जलसा होगा, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी बहुत सारी आ रही होती, वो थम गया है, रुक गया है। पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो लियाकत बाग का एहतजाजी जलसा जो है उसको कर रहे हैं मुलतवी, व्हिच इज अ वेरी मैच्योर डिसीजन जो हम शुरू में बात कर रहे थे। रखते हुए बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसने एक दफ़ा बैकफुट लिया। अब हमारे साथ इस टाइम पे शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं और उनसे करेंगे हम लोग डायरेक्ट सवाल। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि ये प्रोलॉन्ग क्यों किया गया, जो मिशन था कि आएंगे जलसा करेंगे, इस चीज़ को आगे क्यों बढ़ा दिया गया, डेट फॉरवर्ड क्यों किया? मुल्क के हालात ऐसे हैं और 2 दिन बड़े इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो अगर रुक रही है और उसकी जो उसके लिए कोशिशें हो रही तो वो सबूताज भी ना हो और उसमें ऐसा ना लगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। तो मेन वजह यही थी, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने भी सलमान सफदर साहब को पैगाम दिया और उन्होंने मैसेज लेकर आए इमरान खान का, तो उन्होंने कहा कि जलसा मुलतवी कर दें, हम किसी और वक्त भी जलसा कर सकते हैं। और ये तासुर बिल्कुल ख़त्म किया गया कि ये मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत अपना क्या रिस्पांस देती है इसके ऊपर। जो हमारे नहीं, बहुत ही बरवक्त और बेहतरीन डिसीजन लिया गया है शौकत यूसुफजई साहब, हम इसी को अप्रिशिएट कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि अब ये मुलतवी तो हो गया है, आगे जाकर दोबारा कोई डेट सामने आएगी या कब तक इसको मुलतवी रखा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। इरादा नहीं, हम इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। आपने देखा कि हुकूमत ने दफा 144 भी लगाया,
फिर जो जलसे की इजाजत भी नहीं दी, फिर हालात ऐसे बन रहे थे, तो इसलिए जलसा मुलतवी किया है, खत्म नहीं किया है। इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख का ऐलान जल्द होगा, जैसे ये मामलात हल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा भी करेगी, और इसलिए करेगी कि देखिए ज्यादती हो रही है, और सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है या अवाम के साथ भी ज्यादती हो रही है। इस वक्त देखें ठीक है, मतलब अब देखें, आप मुलतवी करें या आप आ जाएं ये जलसा करने के लिए, पीटीआई बनती है निशाना सवालात का। इख्तियार वली साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो चंद साल पहले जिन प्रोजेक्ट्स पे और जिन चीज़ों के ऊपर काम करना था, वहाँ करप्शन चल रही है बहुत लंबी चौड़ी किस्म की, जिसमें रमज़ान पैकेज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें शामिल है। इन इल्ज़ामात से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? वो कह रहे हैं कि जिनके पैरों में जूती तक नहीं थी ना, आज वो अरबों खरबों की करप्शन और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, और उन्होंने वादी तीरा का जिक्र भी किया है। तो इसके ऊपर आपका क्या जवाब होगा? हमने कोई जहाज खरीदा है अपने जात के लिए, फिर करोड़ों रुपए हम कोई पायलटों के लिए हम हर महीने दे रहे हैं क्या? देखिए, हमने गरीब आवाम के लिए रमजान पैकेज भी दिया है और मिला है, सबको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह तिरा के लोगों को, मुतासिरीन को भी अकोमोडेट किया गया है, तो अपने लोगों पे दिया है ना, कोई जाती जेब में तो नहीं डाला है। इस तरह के इल्जामात लगाने से आई थिंक, मैं तो सूबाई हुकूमत को हमेशा से कहता हूँ कि जाए जो भी इस तरह के इल्जाम लगाता है उसको अदालत में घसीटें, वो साबित करे। पाकिस्तान कितनी बड़ी क्राइसिस में है, आप देखें एक्सपोर्ट आपकी खत्म हो रही है, तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस वक्त हालात क्या है मुल्क के? आपसे मुल्क तो चल ही नहीं रहा है, आप तो कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं। कौन सा इन्होंने अभी कहता है जी हमने मईशत को बेहतर कर दी है, मुल्क को तरक्की के राह पे डाल दिया, ये तरक्की की राह पे जी। अच्छा शौकत साहब, इख्तियार साहब से हमारी बात हुई थी तो हमने भी उनको यही कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप अदालत में लेके जाएं ना, एहतसाब होना चाहिए जो भी करप्शन का है, और आप भी यही मशवरा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इरादा है, अभी हम करेंगे मुस्तकबिल करीब के अंदर जलसा, और हम करके दिखाएंगे। वेल विल हैव टू वेट एंड सी कि किस तरह से किया जाता है, क्योंकि पास्ट के अंदर तो पीटीआई हमें बड़े बड़े जलसे करती हुई नजर आती थी, बट राइट नाउ करंट सिचुएशन के अंदर लग ऐसा रहा है कि जो सियासी जमात है ना पीटीआई, उसमें समझ नहीं आ रही है कि कौन फैसले कर रहा है और कौन फैसले नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम खान साहब की बात करें, उनसे मुलाकात के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें की जाती हैं कि ऑब्जेक्शंस किए जाते हैं, डेफिनेटली, बट विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, अच्छी आज की न्यूज़ ये है जिसके ऊपर हम सबको खुश भी होना चाहिए और साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये जंगबंदी बरकरार भी रहे और ये मुज़ाकरात कामयाब भी हों, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें हमारा ही फ़ायदा है, महंगाई नीचे आ जाएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे करेंगे मुलाकात कल दोबारा से। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।